दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गामा किरणों की खोज पाल विलार्ड ने 1900 ईस्वी में एक रेडियम स्रोत और फोटोग्राफिक फिल्म के साथ प्रयोग करते समय की थी। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में उन्होंने देखा कि एक फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 दृश्य क्षेत्र निर्मित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में से संभारिक का निर्माण होता है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी बीटा किरण, ऑप्शन डी अल्फा किरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। संभारिक वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, उन्हें संभारिक कहते हैं। संभारिक के उदाहरण हैं 14C6, 14N7। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी बीटा किरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बीटा किरण। बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरणों को इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी कहा जाता है। इनमें लगभग कोई द्रव्यमान नहीं होता। बीटा किरणें परमाणु के नाभिक से बीटा क्षय के दौरान उत्सर्जित होती हैं। बीटा क्षय आमतौर पर ऐसे नाभिक में होता है जिसमें स्थिरता पाने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य आवेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेश। बीटा किरणों या बीटा कण को ऋणात्मक आवेशित या धनात्मक आवेशित पॉजिट्रॉन हो सकते हैं। बीटा कण उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं जो ऋणात्मक आवेश रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरण। गामा किरणों की आयतन क्षमता सबसे कम होती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आयतन क्षमता कम होती है। गामा किरणों में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के मुताबिक सबसे कम तरंग दैर्घ्य और सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है। गामा किरणों का आयनीकरण क्षमता बीटा कण से 100 गुना और अल्फा कण से 10,000 गुना ज़्यादा होता है। गामा किरण परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय से पैदा होने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। गामा किरण नाभिक से अल्फा और बीटा के निकलने से बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी बीटा किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गामा किरण। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। भेदन क्षमता के घटते क्रम में किरणें इस प्रकार हैं, गामा किरण, फिर बीटा, फिर अल्फा। गामा किरणें एक तरह का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटॉन है। ये परमाणु नाभिक की रेडियो सक्रियता क्षय से पैदा होती हैं। जब परमाणु का नाभिक ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे आता है तो इस प्रक्रिया में गामा किरणें निकलती है। इन्हें गामा क्षय कहते हैं। इसकी खोज साल 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री पाल विलार्ड ने की थी।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन बी जैविक घड़ी से, ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन कई तरीके से करते हैं। रेडियो एक्टिव खनिज विधि के जरिए पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जाता है। रेडियो यूरेनियम काल निर्धारण से भी पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। उल्कापिंडों का अध्ययन, उल्कापिंडों के नमूनों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से भी पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। चंद्रमा के घूर्णन में बदलाव की दर से भी पृथ्वी की आयु का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए तापीय दहन, ऑप्शन बी संलयन, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक परमाणु रिएक्टर में परमाणुओं के नाभिकों को विभाजित करके तापीय शक्ति पैदा की जाती है। इस तापीय शक्ति का इस्तेमाल भाप बनाने, टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। टरबाइन से निकलने वाली यांत्रिक घूर्णन ऊर्जा को बिजली में बदलकर बिजली पैदा की जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए नाभिकीय अभिक्रिया से, ऑप्शन बी कोयला जलने से, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन से। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ही यह ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की कुछ मात्रा कम हो जाती है और यह द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी चट्टाने, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। कार्बन डेटिंग से कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसके जरिए 60,000 साल पुराने कार्बनिक पदार्थों की उम्र का सटीक पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग कार्बन के रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियोकार्बन के गुणों का इस्तेमाल करके की जाती है। कार्बन डेटिंग कार्बन 14 के अर्ध आयुमान का इस्तेमाल करती है। यह विधि मृत कार्बनिक नमूने में मौजूद कार्बन 14 परमाणुओं की मात्रा की तुलना जीवित नमूने से करती है। कार्बन डेटिंग की मदद से लकड़ी, चारकोल, बीज, बीजाणु, पराग, हड्डी, चमड़े, बाल, फर, सींग, रक्त अवशेष, मिट्टी, सैल, कोरल, चिटिन, बर्तन, भित्ति चित्र, पेपर और पार्चमेंट की उम्र का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। हाइड्रोजन की 3 ज्ञात समस्थानिक हैं। इनमें से प्रत्येक का परमाणु भार 1, 2, 3 है। क्रमशः ये हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम। ये तीनों समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी पोलोनियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलोनियम। पोलोनियम में सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के कुल 42 समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। इसे मैरी क्यूरी ने 1898 में खोजा था। पोलोनियम इतना रेडियोधर्मी है कि यह नीला चमकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी एक्स किरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। संभारिक वह तत्व है जिसमें द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनिया। मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प जैसे यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है। इन यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन समूह होते हैं, इसलिए इनका आकार चतुष्फलकी होता है। इसमें बंधन का कोण लगभग 109.5 डिग्री होता है। चतुष्फलक 4 त्रिभुजाकार फलकों वाली आकृति होती है, इसलिए चतुष्फलक का आधार भी त्रिभुज होता है। चतुष्फलकी आकार और मुड़े हुए आकार का रासायनिक संकरण एक ही होता है। 4 गोलों से बनी रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इन 4 गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक चतुष्फलक बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।